इस आदमी ने गोल्डन डॉन का कपड़ा पहना होता है। मतलब ये आदमी गोल्डन डॉन का एक मेंबर है जिस स्क्वाड में अभी यूनो है। ये तीनों वापस अपने बेस पर आ जाते हैं और यामी जोर जोर से हंस रहा होता है। चलो अच्छी बात है, तुम सब में से कोई मरा नहीं। कैप्टन, मेरे हिसाब से आपको हंसना नहीं चाहिए। नहीं आस्था, कैप्टन बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिराया सर को लोगों का हंसता देख बहुत अच्छा लगता था। चलो हम लोग साथ में मिलके जिराया सर के लिए जोर जोर से हंसते हैं। एंड ये तीनों के तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। बट यामी को मैग्मा के चश्मे के पीछे उसके आंसू दिख जाते हैं एंड यामी भी अंदर से काफी दुखी होता है। तभी वहाँ पर वेनेसा और फिनरल आ जाते हैं। अरे आस्था, तुम्हारे ऊपर ये इतनी क्यूट सी चिड़िया क्यों बैठी है? ये पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ी है। एंड तभी ये चिड़िया दोबारा से आस्था के सिर पर खोदने लगती है। बस बहुत हो गया, अब मैं तुमको पकाकर तुम्हें फ्राई करके खाऊंगा। सोचना भी मत इस बर्ड को छूने की आस्था। एंड आस्था और नोएल दोनों में लड़ाई हो जाती है और वो लोग आसपास का सामान तोड़ने लगते हैं। मैंने कितनी बार कहा है घर में तोड़ फोड़ नहीं। एंड यामी गुस्से में खुद पीछे की दीवार तोड़ देता है। फिर यामी सबसे कहता है, अच्छा हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया आस्था, जो तुमने किया है उसके लिए विज़र्ड किंग ने खुद तुम्हारी तारीफ करी है। कि क्या? विज़र्ड किंग ने? हाँ, और उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही तुमसे मिलेंगे। जिसको सुनकर आस्था एकदम शॉक्ड रह जाता है कि विज़र्ड किंग उससे मिलना चाहते हैं। एंड आज आस्था के लिए एक बहुत ही स्पेशल डे होता है क्योंकि आज आस्था को उसकी पहली सैलरी मिलती है। इतने सारे पैसे? ये मेरी पूरी जिंदगी की सैलरी है क्या? ये तुम्हें ज्यादा लग रहे हैं आस्था। हाँ और नहीं तो क्या, इतने में मैं और मेरा पूरा चर्च साल भर खाना खाए। कैप्टन, मैं आपको अपना सारा का सारा पैसा दूंगा, आप मुझसे लड़ाई करेंगे क्या? नहीं कैप्टन, मैं अपनी छोटी बहन मारी से मिलने जा रहा हूँ। जाओ, मैं तो ढेर सारा खाना खाऊंगी। हाँ बस फटना मत, कुछ तो बोलो। इतना तो मैं दान दे दिया करती थी, जो मिला उस पे खुश रहो, समझी? ज्यादा उड़ो मत। मेरे प्यारे आस्था, तुम अपनी पहली सैलरी से क्या करने वाले हो? डेट पे चलोगे क्या मेरे साथ? नहीं, मैं अपने सारे पैसे वापस चर्च भेज दूंगा और थोड़ा दूर हट के बात कर सकती हैं आप मुझसे? ओए आस्था, बहुत अच्छे, तुम्हें अपना सारा का सारा पैसा घर भेज देना चाहिए। बहुत अच्छा कर रहे हो। हमें अपनी फैमिली के बारे में कभी नहीं भूलना चाहिए और उनका भी ख्याल रखना चाहिए। आप भी अपना सारा पैसा वापस भेजते हैं क्या मैग्मा सेंपाई? नहीं, मैं तो जुआ लड़ने जा रहा हूँ। कैसा आदमी है ये? आस्था देखो, वापस घर पैसे भेजना अच्छी बात होती है, लेकिन सारे पैसे भेजने की क्या जरूरत है? थोड़ा बहुत अपने लिए भी रख लो। लेकिन मैं करूंगा क्या इन पैसों का? मेरे साथ शॉपिंग चलो और क्या। उसके बाद आस्था, नोएल और वेनेसा कीका टाउन जा रहे होते हैं शॉपिंग करने। आस्था, मुझे पकड़ना मत। ठीक है, मैंने कहा था मुझे पकड़ना मत गधे। असल में इतनी तेज हवा चल रही थी कि आस्था को लगा नोएल कह रही है उसे पकड़ लो। इसके बाद हम देखते हैं आस्था, नोएल और वेनेसा तीनों कीका टाउन आ जाते हैं। एंड आज भी आस्था इधर जिधर देख रहा होता है उसको मैजिक ही दिख रहा होता है। एंड उसे वहाँ पे चार्मी भी दिखती है जो मस्त ठूस रही होती है। इतना सारा खाना जाता किधर है? एंड इधर हमेशा की तरह फिनरल एक लड़की को छेड़ रहा होता है जो इसको बजा देती है। नोएल फिर से सोचती है कैसे पागलों की टीम में हूँ मैं। उसके बाद ये तीनों ब्लैक मार्केट में जाते हैं जहाँ पर इन्हें सेक्के मिल जाता है। ओए सेक्के, याद हूँ मैं तुम्हें, मैंने तुम्हारी बैंड बजाई थी। हाँ नहीं मतलब नहीं याद हो, कौन हो तुम? लेकिन तभी इन लोगों के पास एक बूढ़ी औरत का एक आदमी सामान चोरी कर भागने लगता है। एंड आस्था उसके पीछे भागता है। ये दोनों इस बूढ़ी औरत के पास जाकर इससे कहते हैं, आप चिंता मत करिए, आस्था के रहते वो आपका सामान लेके भाग नहीं पाएगा। आस्था के नहीं, मेरे रहते मेरी मैजिक बाइक से कोई भी नहीं भाग सकता। चिंता मत करो क्यूटीज, मैं अभी इस बूढ़ी औरत का पर्स लेके आता हूँ। कौन लड़का है ये? एंड सेक्के भी उस चोर के पीछे अपनी बाइक से भागता है। इधर हम देखते हैं आस्था इस चोर का पीछा कर रहा होता है। एंड ये चोर बोलता है, तुम कभी भी मुझे नहीं पकड़ सकते बच्चे, जब तक मैं अपने मैजिक क्लाउड पे हूँ। एंड तभी आस्था अपनी तलवार निकालकर इस चोर की क्लाउड की तरफ फेंक देता है एंड उसके मैजिक क्लाउड को बीच से काट देता है। एंड ये आदमी नीचे गिरने वाला होता है। नीचे से सेक्के उसको अपनी बाइक से ठोक देता है। आस्था को सेक्के की बाइक बहुत कूल लगती है। एंड सेक्के बोलता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया चोर, अब तुम भाग नहीं सकते। लेकिन तभी ये चोर सेक्के के पैर पे एक पॉइजन वाला चाकू मार देता है। एंड सेक्के वहीं पर गिर जाता है। सेक्के, तुम ठीक तो? हाँ आस्था, मेरे जाने का टाइम आ गया है, माफ करना, मैंने तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम में धोखा दिया था। चुप रहे भाई, मैं कभी भी तुमसे गुस्सा नहीं था, तुम अभी भी मेरे दोस्त हो सेक्के। थैंक यू आस्था, लेकिन अब मुझे जाना होगा। क्या नाटक कर रहे हो, ये बस खुजली वाला पॉइजन है, लो अब ठीक हो जाओगे तुम। एंड इसके बाद सेक्के उस चोर को लेके अपने साथ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद आस्था इस बूढ़ी औरत को उसका पर्स वापस कर देता है। अपना ध्यान रखिएगा दादी माँ। एंड आस्था, नोएल और वेनेसा इस बूढ़ी औरत को उसका सामान देकर वापस चले जाते हैं। एंड अभी ये बूढ़ी औरत अपना असली चेहरा दिखाती है, एक स्वॉर्ड जो कि सारे मैजिक को खत्म कर देती है। यामी की टीम में तो एक बहुत ही कमाल का मेंबर आया इस बार। एंड ये आदमी कोई और नहीं बल्कि असलियत में विज़र्ड किंग होता है। एंड इसने जैसा कहा होता है कि ये आस्था से मिलने आएगा, ये इसीलिए आस्था से मिलने आया होता है। सर आप फाइनली मिल गए मुझे, कहाँ हैं आप? अरे मैं तो बस ऐसे ही अपने किंगडम में घूम रहा हूँ मार्क्स, कम से कम बता कर तो जाया करिए सर, आप ऐसे नहीं गायब हो सकते, आप इस किंगडम के किंग है। ठीक है मार्क्स, मैं बस आ रहा हूँ वापस। लेकिन तभी विज़र्ड किंग को यूनो
हवा में उड़ता हुआ दिख जाता है। मार्क्स, मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए। ठीक है सर, जल्दी वापस आइएगा। एंड विज़र्ड किंग यूनो की तरफ निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं यूनो, क्लॉस और उसकी एक टीममेट मिमोसा को मिशन मिला होता है सलीम का बॉडीगार्ड बनने का, जिसको यूनो ने एंट्रेंस एग्जाम में हराया था। हमेशा की तरह क्लॉस यूनो को देखकर मुंह बना रहा होता है। तभी सलीम कहता है, वैसे यूनो मानना तो पड़ेगा, तुम भले ही एक नोबल फैमिली के नहीं हो, लेकिन तुम फिर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हारे पास एक 4 लीफ ग्रिमवॉर भी है। मे बी शायद तुम सच में फ्यूचर में विज़र्ड किंग बन जाओगे। फिर मैं अपने बच्चों से कहूंगा, मैंने बचपन में विज़र्ड किंग के साथ लड़ाई की थी एंड वो एक दिन के लिए मेरा बॉडीगार्ड भी बने थे। वैसे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना मेरा बॉडीगार्ड बनने में? असल में मेरी जान के पीछे कुछ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लोग पड़े हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें एज अ बॉडीगार्ड चुना था। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस दोबारा मुझे अपना बॉडीगार्ड मत चुनना। तभी मिमोसा बोलती है, क्लॉस सेनपाई, वो बादल थोड़े से अजीब नहीं है? हाँ, मैं ऊपर देख कर आता हूँ। नहीं यूनो, अकेले मत जाना, ये मेरा ऑर्डर है। लेकिन यूनो इसकी बात कभी सुनता ही नहीं है एंड यूनो ऊपर उन बादलों को देखने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी उसके ऊपर कुछ मैजिशियंस अटैक कर देते हैं। यूनो नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी वो अपने विंड ईगल मैजिक से उन सबको हरा देता है एंड वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। सलीम यूनो के पास आता है और उसे थैंक यू बोलता है उसको बचाने के लिए। उसके बाद वो उससे कहता है, चलो ना यूनो, तुम्हारे विलेज चलते हैं जहाँ पर तुम रहते थे। मुझे देखना है कि तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग लड़का कहाँ पर पला बड़ा हुआ है। पर सर, ये हमारे मिशन में नहीं और फालतू में आपको अपना टाइम वेस्ट क्यों करना है? नहीं नहीं क्लॉस, मेरे पास बहुत टाइम है, चलो हम लोग चलते हैं। मेरा मन है यूनो का होम टाउन देखने का। एंड फिर यूनो, क्लॉस, मिमोसा और सलीम यूनो के चर्च पे ऐसे ही घूमने आ जाते हैं। एंड यूनो को देखकर सिस्टर लिली, फादर और सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। आस्था नहीं आया क्या? नहीं, वो बाद में आएगा कभी। इसके बाद ये सारे लोग यूनो के चर्च के अंदर बैठकर खाना खा रहे होते हैं एंड सिस्टर लिली बाहर जाती है वेल से सबके लिए पानी लेने। बट जब वो वापस आ रही होती है तभी उसको कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। यूनो को सिस्टर लिली के चिल्लाने की आवाज आती है एंड वो भागते हुए बाहर जाता है तो देखता है जिन लोगों ने यूनो पर पहले अटैक किया था वही सिस्टर लिली को किडनैप कर ले गए। सलीम बोलता है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वो लोग मेरे पीछे पड़े थे एंड मेरी वजह से अब तुम्हारी फैमिली दिक्कत में है यूनो। ये दोनों यूनो का पैर पकड़कर रोने लगते हैं कि प्लीज सिस्टर लिली को बचा लो यूनो। एंड फादर भी तैयार हो जाते हैं सिस्टर लिली को बचाने जाने के लिए। लेकिन यूनो फादर से बोलता है, नहीं, आप यहीं पर रहिए और सबका ख्याल रखिए, मैं सिस्टर लिली को वापस लेकर आता हूँ। लेकिन तभी क्लॉस बोलता है, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे यूनो, भूलो मत, हमारा मिशन तुम्हारी सिस्टर लिली की नहीं बल्कि सलीम की प्रोटेक्शन करना है एंड यहाँ की लोकल पुलिस तुम्हारे सिस्टर लिली को बचा लेगी, चिंता मत करो। अब आओ बैठो मेरे साथ, हम लोग वापस जा रहे हैं। मैक्स बोलता है, पागल हो क्या तुम? यूनो हमारी सिस्टर लिली को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। क्लॉस बोलता है, ये मेरा ऑर्डर है यूनो, जल्दी आके बैठो, हम जा रहे हैं यहाँ से। लेकिन यूनो तो स्टार्टिंग से इसकी बात नहीं सुनता एंड यूनो इसको इग्नोर कर वहाँ से निकल जाता है सिस्टर लिली को बचाने। यूनो के सामने 3 स्ट्रॉन्ग मैजिशियंस आते हैं एंड यूनो आसानी से इन सबको हरा देता है। लेकिन चौथे वाले ने सिस्टर लिली को एज अ हॉस्टेज लिया होता है एंड इसीलिए यूनो इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता था। ये यूनो से कहता है, चुपचाप मेरे को अपनी ग्रिमवॉर दे दो बच्चे, अगर तुम अपनी सिस्टर लिली की सलामती चाहते हो। एंड यूनो के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, वो सिस्टर लिली को बचाने के लिए अपनी ग्रिमवॉर इसको देने वाला होता है। लेकिन तभी चुपके से क्लॉस पीछे से अपने मैजिक से इस आदमी के ऊपर अटैक कर उसको बेहोश कर देता है। यूनो क्लॉस से कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस इतनी बेइज्जती करवाने के बाद भी बेशर्मों की तरह तुम्हारी मदद करने आया हूँ मैं, और क्या। आखिर तुम कभी मेरा ऑर्डर क्यों नहीं मानते हो यार? यूनो इससे पूछता है कि आखिर इन लोगों ने सिस्टर लिली को क्यों किडनैप किया, जिसपे क्लॉस बोलता है, मुझे पहले से ही सलीम पे शक था, वो एक नोबल होने के बाद भी इतने छोटे से विलेज में आकर तुम्हारे चर्च पर खाना क्यों खाएगा? कहना क्या चाहते हो आप? यही कि ये सारे के सारे सलीम के पीछे नहीं पड़े बल्कि ये सब सलीम के आदमी है एंड ये सारे लोग सलीम के पीछे नहीं बल्कि तुम्हारे पीछे पड़े थे ताकि ये तुम्हारी ग्रिमवॉर तुमसे ले सके। एंड फिर मिमोसा अपने मैजिक से सलीम के मुंह से उसका सारा का सारा सच बाहर निकलवा लेती है। सलीम बोलता है, ये सब मैंने यूनो से बदला लेने के लिए किया था, मैं उससे उसकी ग्रिमवॉर छीन लूंगा क्योंकि उसकी वजह से मैं एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया था और इसीलिए मैंने यूनो को अपना गार्ड चुना था ताकि मैं उसके ऊपर अटैक करवाकर उसकी ग्रिमवॉर उससे छीन सकूं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं यूनो। जिसको सुनकर सिस्टर लिली गुस्सा हो जाती है एंड सलीम को एक वाटर पंच मारकर सुला देती है एंड सलीम का प्लान पूरी तरह से फेल हो जाता है। चलो ठीक है, अब तो तुम लोग पकड़े ही जा चुके हो, अब ये बताओ तुम लोगों का लीडर कहाँ छुपा बैठा है? लेकिन इन सबको पता ही नहीं होता है कि इनका लीडर कहाँ पर है क्योंकि इनके लीडर को पहले ही विज़र्ड किंग ने पकड़ लिया होता है एंड वो फर्स्ट विज़र्ड किंग के स्टैचू के सामने मस्त लेट कर आराम कर रहे होते हैं। आप कहाँ है सर? जानते हैं कितना काम बचा हुआ है और आप यहाँ मजे में सो रहे हैं? आ रहा हूँ बाबा, आ रहा हूँ। एंड इसके बाद यूनो और सारे लोग दोबारा से चर्च में हंसी खुशी खाना खाते हैं, फिर वो सब वापस निकल जाते हैं। अगले दिन विलियम यूनो की टीम की तारीफ करता है, मुबारक हो, विज़र्ड किंग ने तुम लोगों की तारीफ करी है एंड हमें सलीम की नोबल फैमिली के खिलाफ और भी कई गंदे कामों के लिए सबूत मिल गए एंड अब हम सलीम की फैमिली के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। सर, आप पहले से जानते थे कि ये सब हम लोगों के साथ होगा?
हाँ, और इसीलिए मैंने यूनो को अकेला नहीं बल्कि तुम दोनों को इसके साथ भेजा था। अब जाओ आराम करो, तुम लोगों ने अच्छा काम किया। एंड फिर ये तीनों वापस जाने लगते हैं। क्लॉस यूनो से बोलता है, यूनो अगली बार तो मेरी बात मानोगे ना? हाँ, मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो तुम? एंड यूनो उसे इग्नोर कर रहा होता है, जिसको सुनकर मिमोसा हंसने लगती है। एंड इधर हम देखते हैं मैग्मा दोबारा से जुए में सब कुछ हार जाता है, अपने कपड़े तक हार जाता है। एंड चार्मी हमेशा की तरह ठूस रही होती है। एंड इधर दूसरी तरफ अचानक से एक बहुत बड़ा डंजन क्लोवर किंगडम और डायमंड किंगडम के बीच में ओपन हो जाता है। जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, डंजन मतलब एक सीक्रेट टनल टाइप का होता है जिसके अंदर लोग खजाना यानी कि ट्रेजर छुपा कर रखते हैं। एंड अंदर बहुत सारे ट्रैप्स भी होते हैं, इसलिए थोड़ा डेंजरस भी होता है। मार्क्स विजिट किंग से कहता है, सर मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे पता है मार्क्स उस डंजन के बारे में, और मुझे ये भी पता है कि हमें किसको उस मिशन पर भेजना चाहिए। एंड इसके बाद हम देखते हैं ये सारे के सारे ब्लैक बुल्स के मेंबर आस्था की चिड़िया का नाम डिसाइड कर रहे होते हैं। मैं इसका नाम रखता हूँ मैग्ना फायर। बिल्कुल नहीं, बहुत ही गंदा नाम है। इसका नाम होगा जॉन स्नो। नहीं, ये चिड़िया है, कोई राजा थोड़ी ना है। इसका नाम रख देते हैं दारू। दारू कैसा रहेगा? आखिर इसका नाम रखने की जरूरत क्या है? ये मेरे को दे दो ना, मुझे बहुत टेस्टी लग रही है। मैं पहले ही डिसाइड कर चुका हूँ इसका नाम क्या होगा। इसका नाम होगा रेड ब्लैक चिड़िया। एंड तभी आस्था की चिड़िया उसको मारने लगती है कि नहीं, ये नाम तो बिल्कुल नहीं रखना है मुझे। लेकिन फिर लक बोलता है, क्यों ना हम लोग इसका नाम मैरो रख दें। एंड इस चिड़िया को भी ये नाम पसंद आता है एंड इस चिड़िया का नाम मैरो पड़ जाता है। तभी वहाँ पर फिनरल के साथ यामी आ जाता है और सारे लोग यामी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। यामी सबको बताता है, हमारे किंगडम में एक नया डंजन मिला है। क्या? एक नया डंजन? वाओ, एक नया डंजन। लेकिन वो होता क्या है? जब तुम्हें पता ही नहीं है डंजन क्या होता है तो तुमने वाओ क्यों बोला? बस ऐसे ही। और ब्लैक बुल्स को जाना है उस डंजन को एक्सप्लोर करने। यामी सर, मैं जाना चाहूंगा। हाँ आस्था, तुम्हें जाना ही पड़ेगा क्योंकि विजिट किंग खुद चाहते हैं कि तुम जाओ। क्या विजिट किंग? लगता है विजिट किंग सर को मैं बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगा हूँ। एंड ऐसे ही चलता रहा तो अपने बाद वो मुझे विजिट किंग बना देंगे। याहू। नोएल, तुम भी आस्था के साथ जाओ, ये एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा तुम्हारे लिए। और हाँ, तुम दोनों के साथ जाएगा लक। इन दोनों का ख्याल रखना। ठीक है सर, लेकिन वहाँ पर हम पर कोई अटैक तो करेगा ना हमें जान से मारने के लिए? नोएल मन में सोचती है, नहीं, इस पागल के साथ नहीं जाना चाहती मैं, जिसको लड़ाई से ज्यादा कुछ नहीं पसंद है। लेकिन आखिरी में ये तीनों फिनरल के साथ उस डंजन के पास आ जाते हैं जिसे इन लोगों को एक्सप्लोर करना है और उस ट्रेजर को ढूंढना है जो इसके अंदर छुपा हुआ है। आस्था, नोएल और लक उस डंजन के अंदर घुस जाता है। नोएल को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। नोएल, ध्यान से चलना, गिरना मत। चुप रहो गधे, मुझे मत सिखाओ, भूलो मत मेरा नाम है नोएल सिल्वा, सिल्वर फैमिली की, मैं नहीं गिरूंगी। एंड तभी नोएल फिसल के गिर जाती है एंड उनके लैंप को तोड़ देती है। लेकिन इस लक को अंधेरे में भी दिखता है एंड उसके साथ ये लोग डंजन के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे लक अपने आप ही सारे के सारे ट्रैप्स फोड़ रहा होता है मजे के लिए एंड आस्था सबको खत्म कर रहा होता है। एंड लक अपने मैजिक से पूरे के पूरे डंजन को स्कैन मारता है एंड तभी उसे पता चलता है कि उन लोगों को कोई चुपचाप देख रहा है, वो लोग यहाँ पर अकेले नहीं है। एंड लक आस्था नोएल से कहता है, तुम लोग अपना ध्यान रखना, ठीक है, मैं बस 1 मिनट में आया। एंड वो अपने मैजिक से उस आदमी के पीछे निकल जाता है जो उन लोगों को चुपचाप देख रहा था। ये कहाँ चला गया हम दोनों को यहाँ पे अकेला छोड़ के? मुझे पहले से ही पता था यामी सर गलत कर रहे हैं इसको हमारे साथ बेच के। लेकिन तभी नोएल रियलाइज करती है कि वो और आस्था तो अकेले हैं एंड नोएल को तो आस्था थोड़ा पसंद है, तो वो थोड़ा शर्मा कर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी वो एक बहुत ही बड़े ट्रैप पे पैर रख देती है एंड उसके सामने एक कार्निवोरस प्लांट निकल आता है जो नोएल को पकड़ लेता है। आस्था नोएल को बचाने की कोशिश करता है लेकिन आस्था को भी वो पकड़ लेता है एंड इन दोनों को ये पेड़ खाने वाला होता है। लक इधर इस आदमी का पीछा कर रहा होता है और नोएल आस्था की जान खतरे में होती है। आस्था सोचता है कि वो क्या करे, उसे जल्दी कुछ करना होगा वरना ये दोनों मारे जाएंगे। लेकिन तभी पीछे से कुछ अटैक्स आते हैं जो आस्था और नोएल को बचा लेते हैं और उस प्लांट को भी खत्म कर देते हैं। नोएल सोचती है कि आखिर इतना स्ट्रॉन्ग अटैक किसका है। फिर इधर हम यामी को देखते हैं जो कहता है, अच्छा हाँ याद आया, मैं तो आस्था को बताना ही भूल गया कि उसके साथ कुछ गोल्डन डॉन के मेंबर्स भी रहेंगे। एंड अब तो तुम लोग समझ गए होगे कि आस्था को कौन आया होगा बचाने। जी हाँ, कोई और नहीं, उसका भाई यूनो। हमारा हिसाब बराबर हुआ आस्था, तो तुम हो यूनो और ये दोनों नीचे आकर आस्था और नोएल से मिलते हैं। क्लॉस बोलता है, हाँ, मुझे लगा ही था इतने वीक से ट्रैप में ब्लैक बुल्स जैसी बेकार स्क्वाड का ही कोई मेंबर फंसा होगा। ये आपके चेहरे पे कुछ लगा है, मुंह नहीं धोया क्या आपने? ओए लड़के, तमीज से बात करो मुझसे, मैं गोल्डन डॉन का सीनियर मेंबर हूँ, मेरा नाम है क्लॉस और मैं एक नोबल फैमिली से हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? एंड इधर मिमोसा नोएल से मिलती है एंड ये दोनों बहनें होती है एंड इन दोनों की बिल्कुल भी नहीं पटती आपस में। हाँ, कैसी हो नोएल, तुम्हें तो काफी दिक्कत हो रही होगी, मैंने सुना है ब्लैक बुल्स के सारे मेंबर थोड़े पागल हैं। हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? क्योंकि मैंने सुना है गोल्डन डॉन में सबके सब बहुत स्ट्रॉन्ग है और तुम तो सबके लिए एक बोझ बन गई होगी क्योंकि तुम इतनी वीक हो। नहीं, मेरा मैजिक तो बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल है गोल्डन डॉन के लिए। विलियम सर ने खुद मुझसे कहा था। तुम्हारा क्या हाल है? निशाना ठीक हुआ तुम्हारा? हाँ, अब ठीक हो गया है। एंड ये दोनों ऐसे एक दूसरे को ताना मार रही होती है और आस्था और क्लॉस आपस में लड़ रहे होते हैं। अच्छा हाँ, याद आया, तुम्हारे साथ तो कोई एक और भी होना चाहिए था ना, कहाँ है वो? कहीं डर के भाग तो नहीं गया तुम लोगों को अकेला छोड़ के? जिस पे आस्था और नोएल कुछ नहीं बोल सकते थे क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता है कि लक कहाँ पर गया है। एंड इधर लक इस आदमी का पीछा कर रहा होता है जो बहुत तेज भाग रहा होता है। यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है ब्लैक बुल्स जैसी बेकार स्क्वाड से जिनका कैप्टन खुद किसी काम का ना हो, बस पूरा दिन सिगरेट पीने और जुआ लड़ने के अलावा कुछ करता
बनाऊं उसकी टीम से क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ओए चश्मेश, ज्यादा बोल मत, देखना ब्लैक बुल्स तुम्हारी स्क्वाड से पहले इस डंजन के ट्रेजर को ढूंढेगी। सपने में, पहले अपने टीममेट को तो ढूंढ लो, उसके बाद ट्रेजर को ढूंढना। चलो यूनो और मिमोसा। एंड फिर यूनो, मिमोसा और क्लॉस निकल जाते हैं ट्रेजर को ढूंढने। आस्था नोएल से कहता है जल्दी चलो, हम हार नहीं सकते इन सबसे। एंड ये दोनों भी निकल जाते हैं ट्रेजर को ढूंढने, लेकिन इन लोगों को बाहर जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा होता है। तभी मैरू उड़ती है और इन लोगों को बता देती है, लो ये रास्ता है, चलो निकलो यहाँ से। एंड ये दोनों भी वहां से निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं विज़र्ड किंग को एक सोल्जर बताता है कि डायमंड किंगडम ने भी कुछ मैजिक नाइट्स को डंजन को एक्सप्लोर करने के लिए भेजा है। लेकिन क्यों? जब वो डंजन क्लोवर किंगडम में खुला है तो डायमंड किंगडम के लोग क्यों आए? सर, हमें जल्दी से कुछ करना चाहिए। चिंता मत करो मार्क्स, मैंने कुछ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों को उस डंजन में भेजा है, सब ठीक होगा। एंड विज़र्ड किंग ने बिल्कुल सही कहा होता है, क्योंकि लक ने इधर अकेले ही सारे के सारे डायमंड किंगडम के मैजिक नाइट्स को हरा दिया होता है। एंड सिर्फ एक आदमी बचा होता है जिसका नाम लोटस होता है। तो मैं देख सकता हूँ तुम काफी स्ट्रांग हो बच्चे, तुमने तो अकेले ही मेरे सारे के सारे चेलों को हरा दिया। हाँ, लेकिन तुम्हारे चेले बहुत वीक थे, तुम तो स्ट्रांग हो ना, क्योंकि मैं अभी किसी स्ट्रांग आदमी से लड़ने के लिए मर रहा हूँ। हाँ मैं स्ट्रांग तो हूँ, लेकिन मैं यहाँ से भाग रहा हूँ क्योंकि मेरा लड़ने का मन नहीं अभी। लेकिन तभी लक इसके ऊपर अटैक कर देता है एंड लोटस अपना मैजिक दिखाता है, जो कि होता है स्मोक मैजिक। तो तुम्हारे पास लाइटनिंग मैजिक है एंड तुम्हारी रोप से मुझे पता चल रहा है कि तुम ब्लैक बुल्स के मेंबर हो। मैं बता दूं कि मैं आज तक सिर्फ एक आदमी से ही फाइट में आ रहा हूँ, जो कि तुम्हारा कैप्टन यामी है। कोई बात नहीं, आज तुम दूसरी बार हारोगे, अब आओ लड़ो ना मुझसे। लेकिन तभी अचानक से लक को कुछ अजीब सा लगता है। लगता है मेरे पॉइजन ने असर दिखाना स्टार्ट कर दिया। असल में इस पूरे टाइम लोटस हवा में अपनी मैजिक से एक पॉइजन रिलीज कर रहा होता है, जिससे सामने वाले की स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाती है और सामने वाले को चक्कर भी आते हैं। एंड उस मैजिक की वजह से लक को भी चक्कर आने लगते हैं एंड वो वहाँ पर गिर जाता है। अब तुम आराम करो बच्चे, मेरे पास बहुत काम है, मुझे अपने लीडर को भी ढूंढना है। एंड ये कह के लोटस वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी लक दोबारा से इसके ऊपर अटैक कर देता है एंड इस बार वो पिछली बार से भी ज्यादा फास्ट होता है। कैसे? आखिर ये बच्चा अभी भी इतना तेज कैसे है? जिस पे लक बोलता है, मेरे पास लाइटनिंग मैजिक नहीं है, मैं खुद लाइटनिंग हूँ, और तुम बिजली को कितना भी स्लो कर लो आखिरी में वो रहेगी फास्ट ही। एंड तुम जा कर रहे हो, अभी तो हमारी लड़ाई शुरू भी नहीं हुई। एंड इधर हम देखते हैं क्लॉस, मिमोसा और यूनो उस डंजन के ट्रेजर गेट के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे उस डंजन का ट्रेजर रखा है। लेकिन तभी अचानक से लोटस का लीडर मिमोसा को पीछे से इंजर्ड कर देता है। कौन हो तुम? सामने से हटो मेरे। इस लड़के का नाम मार्स होता है एंड ये डायमंड किंगडम का प्रिंस होता है एंड ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, आइस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। एंड इसके पास डायमंड मैजिक होता है। मिमोसा अपने आप को हील करने लगती है। यूनो और क्लॉस साथ में से लड़ रहे होते हैं, लेकिन ये अकेला इन दोनों पर भारी पड़ रहा होता है। क्लॉस यूनो से बोलता है, यूनो जल्दी मिमोसा को लेकर यहाँ से निकलो, मैं इसको रोक कर रखता हूँ, लेकिन आप अकेले इसके सामने नहीं टिकोगे, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं जानता हूँ इसके सामने मैं नहीं टिकूंगा, ना तो हम दोनों साथ में इसके सामने टिकेंगे, लेकिन अभी हमें मिमोसा को बचाना होगा। तुम जल्दी से मिमोसा को यहाँ से लेके निकलो और वापस बैकअप लेके आना। हम इस डंजन के ट्रेजर को डायमंड किंगडम के हाथ में नहीं लगने दे सकते। मैं एक डिकॉय की तरह इसको रोक कर रखता हूँ, तुम जल्दी जाओ और बैकअप लेके आना। लेकिन यूनो फिर से इसकी बात नहीं सुनता और कहता है, नहीं, हम लोग एक टीम बनकर आए थे और हम लोग जाएंगे भी एक टीम बनकर। लेकिन मैं बता दूं कि यूनो अभी इसको अकेला नहीं हरा सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इधर हम देखते हैं कि इस आदमी ने धोखे से लक को पकड़ लिया होता है। ठीक है बच्चे, अब तुम्हारा मरने का टाइम आ गया है। एंड आस्था और नोएल भी इधर ट्रेजर को ढूंढ रहे होते हैं। यूनो, कभी तो मेरी बात माना करो यार, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, जाओ यहाँ से मिमोसा को लेके और बैकअप लेके आओ। हम इस ट्रेजर को डायमंड किंगडम के हाथों नहीं लगने दे सकते। नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं आपको यहाँ पे अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। हम लोग साथ में मिलकर इससे लड़ेंगे एंड इसको हराएंगे। एंड तभी मार्स इन दोनों पर दोबारा से अटैक कर देता है। इधर हम देखते हैं लोटस ने लक को बुरी तरह से पकड़ लिया होता है और लक को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही होती है। तभी हम लक का बचपन देखते हैं। लक भी एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था एंड सारे लोग उसको पागल बोलते थे, क्योंकि वो हमेशा हंसता रहता था, जिसपे उसकी मम्मी एक दिन उसको बहुत ज्यादा मारती है। आखिर क्यों एक पागल मेरे घर पे पैदा हुआ? तुम हमेशा हंसते क्यों रहते हो? तुम्हारी दिक्कत क्या है? आखिर मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों थी? एंड इन सबको सुनकर लक अंदर से बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन वो फिर भी स्माइल कर रहा होता है। एंड फिर एक दिन लक एक नोबल फैमिली के बच्चे को फाइट में हरा देता है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि लक, जो कि एक कॉमन फैमिली का है, उसने एक नोबल फैमिली के बच्चे को कैसे हरा दिया, क्योंकि लक ऐसा पहला कॉमनर था जिसने किसी नोबल फैमिली के बच्चे को हराया था। एंड जिंदगी में पहली बार उसकी मम्मी उसकी तारीफ करती हैं और उसे प्यार करती हैं। लक, तुम कोई नॉर्मल बच्चे नहीं हो, तुम स्पेशल हो और शायद तुम ही मेरी किस्मत को दोबारा से बदलोगे। याद रखना लक, इस दुनिया में हमारा कोई भी नहीं है। वादा करो कि तुम ऐसे ही लड़ते रहोगे और कभी नहीं हारोगे। वादा करो कि तुम तब तक नहीं हारोगे जब तक तुम मर नहीं जाते। वादा करो लक। एंड लक अपनी मम्मी से वादा कर देता है कि अब वो कभी भी नहीं हारेगा और बहुत लड़ाई कर कर बहुत स्ट्रांग बनेगा। एंड फिर एक दिन लक की मम्मी भी खत्म हो जाती है एंड सारे आसपास के लोग कह रहे होते हैं, चलो अच्छा है, ये पागल औरत खत्म हो गई, उसके बच्चे को तो देखो, वो भी उसकी तरह पागल ही है। उसकी मम्मी खत्म हो गई लेकिन अभी भी वो हंस रहा है। सब लोग दूर रहना उससे, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता होता कि अंदर से लक कितना ज्यादा दुखी होता है। लेकिन कोई भी आगे बढ़कर
लक की मदद करने नहीं आता। एंड लक उसी समय समझ जाता है कि उसकी मम्मी ने बिल्कुल सही कहा था, इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है, वो अकेला है। एंड लक उसी दिन डिसाइड करता है कि अब से सिर्फ वो वही करेगा जो उसकी मम्मी ने उससे कहा था, लड़ाई। और वो तब तक लड़ेगा जब तक वो मर नहीं जाता। एंड तब से आज तक लक एक भी बैटल में नहीं हारा है। एंड इसीलिए उसे लड़ना इतना ज्यादा पसंद है, क्योंकि वही एक चीज थी जिसके लिए उसकी मम्मी ने उसकी तारीफ की थी। लक लोटस के मैजिक की वजह से सांस भी नहीं ले पा रहा होता। ठीक है बच्चे, टाइम आ गया है तुम्हारा मरने का। नहीं, मैं हार नहीं सकता। मेरी मम्मी ने कहा था कभी हारना मत, लेकिन एक मिनट, उन्होंने ये भी तो कहा था कि मुझे तब तक नहीं हारना है जब तक मैं मर ना जाऊं, और मैं अब इसके मैजिक से बाहर नहीं निकल सकता। शायद अब मुझे मर ही जाना चाहिए। एंड लक गिव अप कर देता है और तैयार हो जाता है मरने के लिए। ठीक है बच्चे, अब सो जाओ हमेशा के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर हमारा आस्था आ जाता है अपनी मैजिकल तलवार को लेके, एंड लोटस के मैजिक को बीच से काट कर खत्म कर देता है एंड लक को बचा लेता है। हाँ, इस लड़के ने अपनी तलवार से मेरा मैजिक खत्म कर दिया। ये कैसा मैजिक है? आस्था लोटस से बोलता है, ओए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेनपाई को छूने की। एंड इधर यूनो भी मार्स के सामने अपनी ग्रिम वॉर निकाल लेता है। एंड आस्था और यूनो दोनों तैयार हो जाते हैं एक बहुत ही खतरनाक बैटल लड़ने के लिए। लक को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर आस्था ने उसे क्यों बचाया, एंड वो अभी भी स्माइल कर रहा होता है। आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है बच्चे? तुम अभी भी हंस क्यों रहे हो? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लग रहा कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें बचा लेंगे? और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। लक आस्था और नोएल से कहता है, तुम दोनों यहीं रुको, मैं इसको अकेला मारूंगा। मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था मेरे को तब तक लड़ना है जब तक मैं मर नहीं जाता। एंड लक लोटस के ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है, लेकिन लोटस उसके अटैक को डॉज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। एंड लोटस का अटैक लक को लगने ही वाला होता है, लेकिन एक बार फिर से आस्था लक को बचा लेता है और आस्था लक से बोलता है, नहीं, मैं आपको मरने नहीं दूंगा लक सेनपाई। लक सोचता है कि आखिर ये क्यों मुझे बचाना चाहता है, मैं आखिर हूँ क्या इसका? मेरी मम्मी ने तो कहा था कि इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। एंड तब आस्था लक से बोलता है, माफ करना लक सेनपाई, लेकिन मैं आपको मरने नहीं दे सकता क्योंकि आप मेरी फैमिली का एक हिस्सा है। एंड उसी समय लक की आंखें खुल जाती हैं और वो समझ जाता है कि नहीं, अब वो अकेला नहीं है, उसके पास अब एक पूरी फैमिली है जो उससे प्यार करती है एंड उसको प्रोटेक्ट करती है। एंड लक आस्था से कहता है, तुम शायद सही कह रहे हो आस्था, साथ में लड़ने में शायद ज्यादा मजा आएगा, चलो मिलकर हम लोग इसकी बैंड बजाते हैं। एंड आस्था, नोएल और लक तैयार हो जाते हैं लोटस को हराने के लिए। इधर हम देखते हैं यूनो अपनी पूरी जान लगाकर मार्स के साथ लड़ाई कर रहा होता है, लेकिन मैंने तो पहले ही बताया था कि मार्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। यूनो को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो कैसे मार्स को हराए। और इधर लोटस ने अपने मैजिक से इन तीनों को घेर लिया होता है। जैसे ही आस्था उसके मैजिक को काटता है, दोबारा से लोटस का मैजिक आकर उन लोगों को घेर लेता है। लक सोचता है कि आखिर हम लोग कैसे हराए इसको, इसके स्मोक के अंदर हम लोग इसको देख नहीं सकते और ये बहुत ज्यादा फास्ट है और ये हम लोगों को हमारी मैजिक पावर की वजह से सेंस कर पा रहा है और हम लोगों में सिर्फ मैं ही इसको सेंस कर पा रहा हूँ। लेकिन तभी लक को याद आता है कि अरे हाँ, आस्था के पास तो मैजिकल पावर है ही नहीं, तो लोटस आस्था को सेंस नहीं कर सकता। एंड लक इन दोनों से कहता है, मेरे पास एक प्लान है। नोएल आस्था को अपने मैजिक से हवा में भेजती है एंड लक अपने मैजिक से लोटस पर अटैक करता है और लोटस को आस्था की तरफ जाने के लिए मजबूर कर देता है। एंड आस्था के पास तो मैजिक है ही नहीं, तो लोटस आस्था को सेंस नहीं कर पाता एंड इसीलिए आस्था उसके पास पहुंच जाता है एंड अपनी तलवार से लोटस के ऊपर अटैक कर देता है। एंड लोटस अपने स्मोक प्रिजन से निकलकर दूर जाकर गिर जाता है। एंड इधर हम देखते हैं यूनो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। सामने से हटो मेरे, तुम सब मुझे नहीं हरा सकते। एंड लोटस इधर समझ जाता है कि नहीं, वो आस्था के रहते इन लोगों को नहीं हरा सकता। एंड तभी वो अपने मैजिक से एक स्मोक कार बनाकर वहाँ से भागने लगता है। भाई साहब, आखिर क्या क्या कर सकता है अपने मैजिक से। लक उसके पीछे भागता है, लेकिन लक को चकमा देके लोटस वहाँ से निकल जाता है। चलो अच्छा है वो भाग गया, अब हमें क्या करना चाहिए? यार वो भाग गया, मेरे को उसको जान से मारना था, लेकिन चलो कोई नहीं, चलो हम लोग मिलके अब ट्रेजर ढूंढते हैं। लेकिन तभी लक मार्स के मैजिक पावर को सेंस कर लेता है। एक मिनट, यहाँ पे अभी आसपास कोई और भी है जिसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिकल पावर है, चलो हम लोग साथ में चलते हैं उसके साथ लड़ने और उसको हराने। एंड इधर हम देखते हैं मिमोसा बहुत ज्यादा हर्ट होती है और धीरे धीरे हील हो रही होती है और यूनो अपनी पूरी जान लगाकर मार्स के साथ लड़ाई कर रहा होता है, लेकिन मार्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और उसकी और यूनो की फाइट में मार्स यूनो पर भारी पड़ रहा होता है। एंड देखकर लग भी नहीं रहा होता कि मार्स जरा सा भी थका हुआ है। क्लॉस समझ जाता है कि ये लड़का कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, ये वो है जिसके ऊपर डायमंड किंगडम ने एक एक्सपेरिमेंट कर इसको स्ट्रांग बनाया था, जिसमें इसके साथ और भी कई बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया गया था और उसके बाद उन सबको आपस में लड़ाया गया था एंड आखिरी में सिर्फ एक बच्चा जिंदा बचा था जो कि था मार्स। क्लॉस को अंदर से बहुत बुरा भी लग रहा होता है क्योंकि एक नोबल फैमिली का होने के बाद भी यूनो जो कि एक कॉमनर है वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड क्लॉस गुस्से से अपनी पूरी जान लगाकर मार्स के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन मार्स अपने डायमंड शैडो क्लोन से खुद को बचा लेता है एंड वो क्लॉस के ऊपर अपने डायमंड क्लोन से अटैक कर देता है और यूनो के ऊपर अपनी डायमंड स्वॉर्ड से। यूनो बहुत ज्यादा इंजर्ड होता है, लेकिन किसी तरह वो अपने आप को बचा रहा होता है और बार बार मार्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन मार्स को वो हिला भी नहीं पा रहा होता और मार्स को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता यूनो के अटैक
अटैक से। मार्स यूनो से बोलता है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या, तुम मुझे नहीं हरा सकते, गिव अप कर दो। एंड तभी यूनो को अपने पास्ट की याद आ जाती है जब वो और आस्था आपस में ट्रेनिंग किया करते थे। एंड तब यूनो अपने मैजिक से आस्था को आसानी से बार बार हरा दिया करता था। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या आस्था, तुम मुझे नहीं हरा सकते, गिव अप कर दो। नहीं, मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा, ये फाइट तब तक नहीं खत्म होगी जब तक मैं जीत नहीं जाता। एंड आस्था की तरह यूनो भी गिव अप करने वाला नहीं था, क्योंकि आखिरी में वो है तो उसका भाई ही। एंड वो फिर से मार्स के ऊपर अटैक करने लगता है। एंड मार्स डिसाइड करता है कि अब वो इस फाइट को खत्म कर देगा। एंड वो अपनी डायमंड स्वॉर्ड से यूनो के ऊपर एक फाइनल अटैक कर देता है। यूनो अपने मैजिक से उसके स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड तो डायमंड की थी तो वो उसे रोक नहीं पाता और मार्स की स्वॉर्ड यूनो की तरफ आगे बढ़ जाती है। क्लॉस बोलता है, नहीं यूनो। एंड मार्स की स्वॉर्ड यूनो को बस खत्म करने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर फिर से हमारा आस्था आ जाता है। एंड आस्था अपनी स्वॉर्ड से मार्स की स्वॉर्ड को बीच से काट देता है। क्लॉस देखकर डर जाता है कि आखिर जिस स्वॉर्ड को यूनो तक अपने मैजिक से नहीं काट पाया, उसको इस लड़के ने कैसे काट दिया। आस्था मार्स से बोलता है, मेरे भाई से दूर रहना। मार्स भी एकदम शॉक्ड रह जाता है कि आखिर कौन है ये लड़का, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने मार्स की स्वॉर्ड को बीच से काटा था। एंड यूनो भी आस्था को देखता है और सोचता है कि आखिर कितना स्ट्रांग हो गया है आस्था। एंड अब वो बचपन वाला वो वीक आस्था नहीं रह गया है। मिमोसा और क्लॉस भी आस्था को देखकर एकदम दंग रह जाते हैं। अबे ओए गधे, क्या कर रहा है तू, ऐसे बनेगा विज़र्ड किंग? अभी मैं ना आया होता तो गए थे तुम। चुप रहो, मैं बस हराने वाला था उसे। हराने वाले थे कि मरने वाले थे? देख लेना, इसको तो मैं ही हराऊंगा। तो ठीक है, चलो फिर आओ देख लेते हैं कि हम दोनों में से पहले इसको कौन हराता है। क्लॉस सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, एक ब्लैक बुल्स का मेंबर, वो भी जिसके पास मैजिक नहीं है, वो सोच भी कैसे सकता है कि वो मार्स जैसे स्ट्रॉन्ग मैजिशियन को हरा सकता है। आखिर कौन है ये लड़का? एंड तभी मार्स का एक शैडो क्लोन क्लॉस के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी लक उससे आकर बचा लेता है और उसके क्लोन को एक ही बार में हरा देता है। हाँ, ये तो लक है जो आज तक एक भी बैटल नहीं हारा। यही है क्या वो तीसरा ब्लैक बुल्स का मेंबर जो आस्था और नोएल को अकेला छोड़कर भाग गया था? नहीं, ये भाग नहीं सकता, मुझे शायद कुछ गलत फहमी हुई थी। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? ब्लैक बुल्स जैसी बेकार स्क्वाड गोल्डन डॉन की मदद कैसे कर सकती है? एंड इधर नोएल भी मिमोसा से आके कहती है, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं भी शायद तुम सही कह रही थी, मैं वीक हूँ। हाँ, तुम वीक हो, लेकिन चिंता मत करो, मेरे रहते अब तुम्हें कोई यहाँ छू भी नहीं सकता। एंड इधर हम देखते हैं आस्था अकेले मार्स से भिड़ जाता है। एंड मार्स होता तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आस्था के एंटी मैजिक के सामने वो थोड़ा सा कमजोर पड़ने लगता है। मार्स फिर से अपने ढेर सारे क्लोन्स बना देता है, लेकिन यूनो और लक उसके सारे क्लोन्स को संभाल लेते हैं। मार्स आस्था के ऊपर फिर से अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन आस्था की स्वॉर्ड के सामने उसकी स्वॉर्ड थोड़ी ना टिकेगी। एंड आस्था उसकी स्वॉर्ड को बीच से काट कर हवा में उड़ता है एंड मार्स के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है एंड उसको दूर फेंक देता है। एंड जिंदगी में पहली बार मार्स हार रहा होता है। एंड मार्स जाकर बगल के पानी के अंदर गिर जाता है। सारे लोग आस्था की पावर को देखकर एकदम शॉक्ड रह जाते हैं, खास करके क्लॉस। आखिर ये लड़का जो कि एक कॉमनर है, वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? ये क्या हो रहा है? क्या हुआ क्लॉस? अब तुम्हें पता चला आस्था कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है। आस्था के पास जो स्वॉर्ड है वो एंटी मैजिक स्वॉर्ड है, जिससे वो सामने वाले के मैजिक को खत्म कर सकता है। क्या इतनी रेयर मैजिकल पावर एक कॉमनर के पास? लगता है इस बच्चे की किस्मत बहुत अच्छी होगी। तुम्हें आस्था के बारे में पता नहीं है क्लॉस, इसीलिए तुम्हें लग रहा है कि आस्था अपनी किस्मत की वजह से स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी मार्स अचानक से आस्था के ऊपर अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज कर देता है, जिससे वो आस्था को बहुत ज्यादा इंजर्ड कर देता है। आखिर हो कौन तुम? आस्था बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसके पूरे कपड़े फट गए होते हैं। एंड आस्था मार्स से बोलता है, मेरा नाम है आस्था और मैं वो हूँ जो एक दिन बनेगा विज़र्ड किंग। एंड क्लॉस आस्था की बॉडी को देखकर एकदम डर जाता है। एक मिनट, ये बॉडी किस्मत से नहीं बन सकती, इस लड़के ने तो सच में बहुत ज्यादा मेहनत करी है। क्या ये सच में एक दिन विज़र्ड किंग बन जाएगा? एक कॉमनर? मेरे सामने से हट जाओ, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम एक छोटे पत्थर हो मेरे सामने। एंड ये कह के मार्स आस्था के ऊपर अटैक कर देता है। आस्था बोलता है, हाँ माना कि मैं एक छोटा सा पत्थर हूँ, लेकिन मैं वो पत्थर हूँ जो एक डायमंड को भी तोड़ सकता है। एंड आस्था भी मार्स के ऊपर अटैक कर देता है। एंड मार्स होता तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड उसमें बहुत ज्यादा मैजिकल पावर भी होती है, लेकिन वो आस्था के सामने टिक ही नहीं सकता, क्योंकि आस्था तो मैजिक को खत्म कर सकता है, चाहे मैजिक कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। एंड आस्था एक अटैक में मार्स की डायमंड बॉडी को तोड़ देता है एंड मार्स दूर जाकर गिर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। एंड आस्था को लगता है कि वो उस फाइट को जीत गया है। उसके बाद क्लॉस अपने मैजिक से मार्स को बंदी बना लेता है। तुम्हें सच में लगता है ना कि तुम्हारा मैजिक इसको पकड़ कर रख पाएगा? और नहीं तो क्या, मेरी मैजिकल पावर पे शक मत करो लड़के, मैं एक नोबल फैमिली का हूँ और इसको देखो, ये इतना ज्यादा इंजर्ड है। तुम्हें लगता है कि ये मेरा मैजिक प्रिजन तोड़ पाएगा? और मेरे पास इसकी ग्रिमवॉर भी है, तो ये नहीं निकल सकता मेरे मैजिक से। ठीक है, समझ गया। आस्था, हाँ जल्दी से उन कपड़ों का कुछ करो। एक मिनट, कपड़े तो मेरे फटे हैं, तुम क्यों शर्मा रही हो? चुप रहो और अपने कपड़े ठीक करवाओ जल्दी। ठीक है, तो गोल्डन डॉन अपने मिशन में सक्सेसफुल हुई और हम ब्लैक बुल से जीत गए, क्योंकि हम पहले ट्रेजर के पास पहुंचे थे। पागल हो गया तुम? मैं ना होता तो अभी तुम लोग ट्रेजर के पास नहीं, भगवान के पास पहुंच जाते। चुप रहो लड़के, तमीज से बात करो मेरे से। मेरा नाम है क्लॉस और मैं गोल्डन डॉन का। ये हम जीत गए, ब्लैक बुल्स जीत गए।